हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक बंदा सपने में जाता है और वहाँ से खजाना देखता है और उसको अपने सपने से बाहर रियल लाइफ में ले आता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर पाता है। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग यू होता है। सेंग यू असल में एक स्क्रिप्ट राइटर है, मगर ये एक गरीब इंसान होता है और इसके पास कोई जॉब भी नहीं है और ना ही कोई दोस्त है और ना ही इसके माँ बाप अभी जिंदा है। सेंग यू एक बुरे टाइम से गुजर रहा होता है क्योंकि वो लास्ट 6 महीने से ढंग से सोया भी नहीं है, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता है उसके सपने में एक राक्षस आता है और वो इसको जान से मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है, और जिस डरावने सपने को देखकर वो सो नहीं पाता है। अब सेंग यू एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहा होता है। अचानक से यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और यहीं पर एक शैतान की एंट्री होती है और वो इस पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये शैतान सेंग यू के बाल पकड़ता है और फिर मेट्रो में छेद करके उसका सिर नीचे रगड़ देता है और उसको जान से मार देता है। तभी पता लगता है कि सेंग यू एक सपना देख रहा था और वो सपने से उठ जाता है और यहाँ वो अपने फ्लैट पे होता है और यहाँ वो एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था जिसपे वो कंटिन्यू रहता है। तभी उसके गेट पर खटखटाने की आवाज आती है, जो कि उसका मकान मालिक होता है। वो ऐसे दिखाता है कि जैसे कि वो सेंग यू के लिए खाना लेकर आया है, मगर सेंग यू यहाँ पर खिड़की के जरिए निकलकर उस घर से नीचे आ जाता है। अब सेंग यू यहाँ पर ऐसे इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे और उसको पता था कि मकान मालिक उससे किराया मांगने आया है। अब सेंग यू एक रोड पर चल रहा होता है और यहाँ पर वो अपनी कुछ चीजें याद करता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसने जितने भी डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है अपने आप को, लेकिन उन डॉक्टरों के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो सेंग यू की मदद कर सके। वो अब एक फूड स्टॉल पे आता है और यहाँ पर वो एगलेस रोल मांगता है। अब वो यहाँ पर एगलेस रोल इसलिए मांगता है क्योंकि एगलेस रोल थोड़ा सस्ता होता है और उसके पास खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सेंग यू की हालत को देखकर उसको अंडे वाला रोल दे देता है। अब जब तक सेंग यू का रोल तैयार हो रहा होता है उसकी नजर कहीं और ही होती है और वो एक कैफे को देख रहा होता है जो कि सड़क के उस पार होता है और यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस कैफे को संभाल रही होती है और इसका नाम होता है हुआर। और यहाँ पर पता लगता है कि सेंग यू हुआर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने उसको सालों पहले देखा था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक क्लब में गया था और यहाँ पर हुआर एक बैंड शो कर रही थी और तभी सेंग यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी थी और तभी से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट फील करता है और उसको प्यार करता है और तभी उसका रोल तैयार हो जाता है और वो उसको खाने जा ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सेंग यू एकदम से चौंक जाता है जब वो अपने एक दोस्त को देखता है जिसका नाम होता है सेंग जी। यहाँ पर सेंग यू अपने दोस्त को देखकर भागने लगता है और उससे उसका खाना नीचे गिर जाता है और सेंग यू आगे भागता रहता है, उसके पीछे उसका दोस्त भागता रहता है। आगे जाके उसका दोस्त उसको पकड़ लेता है। यहाँ सेंग जी सेंग यू को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। यहाँ पर वो खुद तो नूडल्स खा रहा होता है और सेंग यू उसको देख रहा होता है। यहाँ पर सेंग जी काफी गुस्सा हो रहा है सेंग यू पर, क्योंकि उसने उसको एक स्क्रिप्ट लिखने का काम दिया था जो कि उसने पूरा नहीं करा था अभी तक। और इसी के बाद सेंग यू उसको अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि वो काफी टाइम से सो नहीं पा रहा है और इसी की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और उसी की वजह से वो स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सेंग जी ये सब चीजें नहीं सुनता और उसको स्क्रिप्ट तैयार करने की धमकी देता है कि दोबारा से स्क्रिप्ट तैयार हो जानी चाहिए 10 दिन में। अब सेंग यू वापस से अपने फ्लैट में जाता है, मगर सीढ़ियों से नहीं, यहाँ पर पीछे के रास्ते से चढ़कर। मगर जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है और फ्लैट लॉक पड़ा हुआ है, जो कि ओनर के द्वारा करा गया था क्योंकि मकान मालिक ने उसको घर से बाहर फेंक दिया है। इसी कारण से सेंग यू एक कैफे में जाता है रात बिताने के लिए और यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया होता और इसी की वजह से वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा होता और यहीं पर उसको नींद आ जाती है। अब यहीं पर दोबारा से उसके सपने में वही शैतान आता है और उसके पीछे आके उसको जंजीर से लपेटकर और उसका मुंह टेबल पर मारकर उसको जान से मार देता है और इसी चीज को देखकर एकदम से वो वापस से जाग जाता है। और जब सेंग यू उठता है तो उसको पता लगता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था, यहाँ तक कि वो अपनी स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं कर सकता था। तो इस वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड करेगा। उसका लैपटॉप भी उसके पास नहीं था और वो कभी सो भी नहीं पाता था और ना ही उसके पास कुछ पैसे थे। तो इसी की वजह से वो अपनी लाइफ को खत्म करने की सोचता है और सुसाइड करने की सोचता है और यही चीज वो सेंग जी को मैसेज करके भेज रहा होता है और वो उस बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है जो कि हुआर के कैफे के सामने होती है। और जब सेंग यू कूदने वाला होता है तभी वहां पर वो बूढ़ा आदमी जिससे सेंग यू ने रोल खरीदा था वही यहाँ पर आया था और सेंग यू को सुसाइड करने से रोक लेता है और उसकी सारी परेशानी जानने के बाद वो उसको बताता है कि जब भी वो शैतान तुम्हें मारने आए तुम्हारे सपनों में तो तुमको सिर्फ इतना ही बोलना है, आई एम ड्रीमिंग, तो तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। इसके बाद ही वो बूढ़ा इंसान वहां से चले जाता है और सेंग यू काफी देर तक उसी छत पर रहता है जहाँ से वो हुआर को दिखता रहता है। रात होते ही वो अपना फोन बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे आ पाए और उससे वो कुछ खा पाए। फिर सेंग यू एक स्टोर में जाता है और यहाँ पर वो कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि दुकानदार उस पे
आंखें रखे हुए हैं, तो वो ये सब चीजें वापस से रख देता है और वहां से कुछ खाना खरीद लेता है और उसी स्टोर के बाहर बैठ के खाना खाने लगता है। अचानक सैन्यू के सामने हुआर आ जाती है। अब जब हुआर इसके सामने आती है तो वो एकदम से राक्षस में बदल जाती है। यहाँ पर राक्षस उसको कांच की तरफ धकेल देता है और हवा में उठा देता है। वहीं स्टोर में जो लड़की होती है उसको लगता है कि सैन्यू को कोई पैनिक अटैक आया है और वहीं राक्षस सैन्यू को अपनी तलवार से मारता है, उसके अंदर गाड़ देता है और उसको शीशे से तोड़ता अंदर फेंक देता है। यहीं पर सैन्यू थोड़े होश में होता है और वो उसी आदमी को याद करता है जिसने उसको बताया था कि सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग बोलना, और तभी वो यूज करता है इन शब्दों का आई एम ड्रीमिंग, और वो यहाँ पर सपनों से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर एक अनोखी चीज हुई थी कि जब सैन्यू अपने सपने से उठता है तो उसके साथ वो तलवार भी उसके साथ आ जाती है, क्योंकि वो इसी के अंदर गड़ी हुई थी या फिर उसने उसको पकड़ रखा था। यहीं पे स्टोर में जो लड़की होती है वो एम्बुलेंस को बुला रही होती है, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही सैन्यू वहां से खिसक लेता है उस तलवार के साथ। फिर वो पूरी रात तलवार के साथ ही रहता है और रात एक पार्क में बिताता है। अगले दिन उस तलवार को बेचने के लिए एक एंटिक शॉप में जाता है। यहाँ पर जब वो उस तलवार को बेच रहा होता है तो तभी सारे खरीदार उसकी तलवार को खरीदने के लिए उसके पास आए थे। तब उसको उस तलवार की वैल्यू पता लगती है और वहां से वो निकल जाता है। इसी के बाद वो काफी दुकानों में आता है और फाइनली वो एक दुकान को चुनता है जहाँ पर उसको एक दुकानदार उसको उसके तलवार के बदले 20,000 दे देता है। और जैसे इसके पास पैसे आते हैं वो सबसे पहले एक लैपटॉप खरीदता है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक महंगे होटल में रहता है। अब अपने रूम में आने के बाद सैन्यू अपना लुक बदल लेता है और फिर वो सोने की कोशिश करता है एक नींद की गोली के जरिए, और ये सपना भी उसके होटल के रूम से ही शुरू होता है जिसमें वो अपना होटल का रूम छोड़कर कॉरिडोर में आता है। यहाँ पर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है जो कि एक एंटीक पीस होता है। इसको उठाते ही वो बोलता है आई एम ड्रीमिंग, ताकि वो अपने सपने से बाहर आ सके इस फ्लावर पॉट के साथ ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वो इसको रखकर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही एकदम से उसके सामने वही राक्षस आ जाता है और इस बार इस राक्षस के हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी होती है। यहाँ पर राक्षस उसको मारता है जहाँ पर वो बचने की कोशिश करता है। इसी दौरान सैन्यू को काफी चोटें भी आती हैं और फिर राक्षस वो कुल्हाड़ी उसके शोल्डर की तरफ गाड़ देता है और उस कुल्हाड़ी को पकड़ते ही सैन्यू आई एम ड्रीमिंग शब्द का यूज करता है और ये बोलते ही वो सपने से बाहर आता है उस कुल्हाड़ी के साथ, और उसके शरीर पे एक भी चोट भी नहीं होती। और अगली सुबह होते ही वो उसी दुकानदार के पास वापस जाता है और वो कुल्हाड़ी भी उसको बेच देता है और फिर से उन पैसों से वो पूरे दिन ऐश करता है। अब इस बार वो सोने से पहले एक किताब पढ़ता है जो कि एक म्यूजियम के बारे में थी। सैन्यू यहाँ पर ये किताब इसलिए पढ़ता है ताकि वो इस किताब में जो भी पिक्चर्स हैं इस म्यूजियम की, उसी म्यूजियम को अपने सपने में भी देख सके। और यहाँ पर उसकी तरकीब काम कर जाती है। जब वो सोता है तो उसके बाद उसके सपने में वही म्यूजियम में अपने आप को पाता है और यहाँ पर इस म्यूजियम में वो सभी चीज़ों को देखता है जो कि सारी की सारी कीमती चीज़ें होती हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ जो होती है वो उसको उठा लेता है और फिर उस राक्षस के आने का वेट करता है। और यहाँ पर राक्षस भी काफ़ी अपडेट दिखाया जाता है जो कि अपने साथ इस बारी एक गन लेकर आता है, और इसी की वजह से सैन्यू उस गन से बचने के लिए इधर उधर भागता फिरता है अपनी एंटीक चीज़ों को छोड़ता हुआ। और यहाँ पर सैन्यू खाली हाथ मारा जाता है सपने के अंदर और फिर वो एकदम से होटल के रूम में जग जाता है। यहाँ पर सैन्यू खाली हाथ वापस नहीं आना चाहता था, इसलिए वो वापस से सोने की दवाइयाँ लेता है और फिर वापस से सो जाता है और उसका सपना उसी जगह से वापस से शुरू हो जाता है जहाँ पर उसको मार दिया था। और यहाँ वो फिर से उस राक्षस से बचने की कोशिश करता है, उसकी गोली से बचने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो दोनों एंटीक चीजों को एकदम से कूद कर हाथ में पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलता है और एकदम से गायब हो जाता है, मतलब कि सपने से बाहर आ जाता है और अपने होटल के रूम में उन दोनों चीजों के साथ अपने आप को पाता है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और इस बारी सैन्यू उन दोनों चीजों को लेकर प्रोफेशनल डीलर्स के पास आता है जो कि एंटीक में डीलिंग करते हैं, ताकि वो अपनी चीजों के सही दाम पा सके। और यहीं पर उसको इस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। और जब यहीं सैन्यू उस जगह से बाहर आता है तो रास्ते में उसको सैनजी मिल जाता है। यहाँ पर सैनजी थोड़ा हैरान सा होता है सैन्यू को देखकर, क्योंकि उसको लगा था कि सैन्यू मर चुका है। अब सैन्यू सैनजी को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है खाना खिलाने के लिए और यहीं पर वो उसके पैसे वापस भी कर देता है जो कि उसने उससे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए लिए थे। अगले ही दिन सैन्यू हुआर के कैफे में जाता है और हुआर से पूछता है कि क्या वो उसको पहचानती है। यहाँ पर हुआर उसको बोलती है कि नहीं, वो उसको नहीं जानती। उसी रात दोबारा से वो सैनजी के साथ डिनर करता है और यहाँ पर वो पी भी लेता है। अब सैनजी सैन्यू को उसके रूम तक छोड़ने जाता है ताकि वो उसका राज भी जान सके और यहीं पर उसके होटल के रूम में उसको लेटाने के बाद वहां से जाने का नाटक करता है और फिर उसी रूम में वापस से आता है ताकि रूम को छानबीन कर सके। और यहाँ पर सैनजी सैन्यू के वॉलेट को देखता है और कुछ पड़े हुए पैसों को देखता है और यहीं पर सैनजी एकदम से चौंक जाता है जब वो सैन्यू को एकदम से उठता पाता है और देखता है कि उसके हाथ में सोने की चेन एकदम से आ गई है। और यहीं पर सैन्यू सैनजी को सब कुछ बता देता है और सैनजी उसका सारा राज जान जाता है। अगले दिन ही सैन्यू हुआर के कैफे में जाता है
और उसको उसका कैफ़े खरीदने के लिए पैसे देता है। और यहाँ पर वो हुआर को डील देता है कि वो उसके साथ ही काम करे, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयर कर लेंगे और अगर नुकसान हुआ तो सारा नुकसान उसका। और यहाँ पर हुआर सैन्यू से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और उसको इन्वाइट करती है एक डिनर के लिए। और यहाँ पर वो और कुछ नहीं बल्कि बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद ही सैन्यू वापस से अपने होटल रूम में आ जाता है और इस बार इस रूम में उसके साथ सैनजी भी होता है। यहाँ पर वो अपने सपनों में चले आता है और सैनजी यहाँ पर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठ जाता है। अब सैन्यू अपने सपनों को कंट्रोल करने लग गया था, मतलब कि वो अपने सपने में कुछ भी कर सकता था, जैसे कि वो कोई जादूगर है और यहाँ पर वो एक बैंक को लूट रहा होता है और यहाँ पर वो अपने दिमाग से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और अब वो राक्षस से भी लड़ने में काफ़ी ट्रेंड हो चुका था, क्योंकि वो अब उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। अब सैन्यू अपनी सपने से पैसे भी लाता है और एक स्पोर्ट्स गाड़ी भी ले आता है। इसी के बाद सैन्यू को दिखाया जाता है जो कि एक पैसों से भरा थैला उसी बूढ़े आदमी को देता है जिसने कभी उसको फ्री में खाना खिलाया था। अब कैफे बंद होने के बाद हुआर के साथ सैन्यू वॉक पर जाता है और इसी बातचीत में हुआर को पता लग जाता है कि सैन्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। और इसी के बाद वो एक स्क्रिप्ट लिखता है और सैनजी को दे देता है और उसको स्क्रिप्ट देते ही वो सोने चले जाता है। और फिर जब सैन्यू अपने नींद से उठता है तो वो पाता है कि सैनजी रो रहा है उसकी स्क्रिप्ट को पढ़कर, क्योंकि वो बहुत अच्छी लिखी गई है। और ये दोनों यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को एक फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और अपनी मूवी के लिए अच्छे अच्छे एक्टर्स को चुनते हैं और वो साथ साथ में उस कंपनी को पैसे भी देते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। अब यहीं पर सैन्यू दोबारा से एक सपना देखता है और यहाँ पर वो एक राक्षसी बंदे को देखता है जो कि थोड़ा उदास सा नीचे बैठा होता है और वो अपने एक सिंहासन पे बैठा हुआ है। उसकी कमर पे एक सोने की बेल्ट भी लगी होती है जिसको निकालने के लिए सैन्यू अपना हाथ बढ़ाता है और जब वो उस बेल्ट को छूता है तो उसका हाथ गायब सा होने लग जाता है और यहाँ पर वो अपना हाथ एकदम से हटा लेता है। मगर सैन्यू को यहाँ पर तसल्ली नहीं होती, वो अपना हाथ दोबारा से उस बेल्ट को निकालने के लिए बढ़ाता है और किसी तरह उस बेल्ट को निकाल भी लेता है। सैन्यू जब उस उदास राक्षस की बेल्ट उतार रहा था तो उसी टाइम पे वो उसकी छाती पे कुछ निशान बना देता है, लेकिन सैन्यू इस पे ध्यान नहीं देता और फिर अपनी खुशी को जाहिर करता है। फिर एक रात सैन्यू हुआर के साथ उसी छत पे जाता है जहाँ से वो कभी सुसाइड करने वाला था। वहाँ से वो उसको स्काई शॉट्स दिखाता है जो कि उसने ही स्पेशली हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद ही सैन्यू जब वापस अपने रूम पे आता है सोने के लिए तो सैनजी कुछ अटैची लेकर आता है ताकि वो लूटा हुआ माल उसके अटैची में भरकर रख सके, लेकिन इस बार सैन्यू उसको मना कर देता है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर वो अकेला ही सो जाता है। यहाँ पर सपने में वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में पहुँचता है जो कि बिल्कुल खाली होती है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ देखता है कि सामने की तरफ एक इंसान खड़ा हुआ है। उसको देखकर वो उसके पास जाता है और जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो उसी का एक बिल्कुल हम शक्ल होता है जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसी को देखते ही एकदम से चौंक के वो सपने से जाग जाता है। और जैसे ही वो असल दुनिया में होता है तो एक इनविजिबल सॉर्ड उसकी छाती पे आके लगती है और वहाँ पर निशान छुट जाती है, घाव के निशान। और फिर वो जब अपने आप को शीशे में देखता है तो वो पाता है कि उसके चेहरे पर कुछ कटे हुए निशान पड़े हुए हैं। अगली सुबह उठते ही सैन्यू इस चीज़ से घबराकर उस बूढ़े बंदे के पास जाता है जो कि एक फूड स्टॉल चलाता है, उससे कुछ सलाह लेने के लिए। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचने वाला होता है तो उससे पहले ही वहाँ पर एक वैन आ जाती है और उसको कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। और अब जब वो अपने आप को इन बदमाशों के बीच में पाता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है और इन बदमाश का लीडर होता है जिसका नाम होता है चैनजी। यहाँ पर वो सैन्यू से कुछ पैसों की डिमांड रखते हैं और सैन्यू यहाँ पर सैनजी को बोलता है सारे पैसे लाने के लिए। जब सैनजी वो पैसे लेकर आता है तो वो लोग उस पैसे को तो रख ही लेते हैं, साथ साथ में सैनजी को भी मारकर उसके पास ही ले आते हैं। अब सैन्यू के पास कोई भी रास्ता नहीं होता बचने का, तो इसलिए वो उन बदमाशों को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आता है और यहाँ पर सैनजी भी उनके साथ होता है जो कि बिल्कुल बेहोश होता है। यहाँ पर वो उन सभी बदमाशों को अपनी रखी हुई सारी एंटिक चीजें दिखाता है जिसको देख के वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब भी हुआर भी सैन्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट पे आ जाती है। लेकिन जब हुआर लिफ्ट से ऊपर आती है सैन्यू वाले फ्लोर पर, लिफ्ट से निकलते ही उसके मुंह पर एक बदमाश कपड़ा डाल देता है और उसको भी किडनैप कर लेता है और इसी जगह पे ले आता है जहाँ पर सैन्यू ऑलरेडी किडनैप होता है। यहाँ पर चैनजी जो कि इन बदमाश का लीडर होता है वो हुआर को परेशान कर रहा होता है क्योंकि उसको सैन्यू से सारा राज जानना होता है कि ये सब उसने कैसे किया। यहाँ पर सैन्यू उसको बता भी रहा होता है लेकिन वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और उससे बोलता है कि उसको असली राज जानना है। इसके बाद ही सैनजी को भी यहाँ पर होश आ जाता है और वो उठते साथ ही इन लोगों पर हमला बोल देता है। इसके बाद ही इन लोगों के बीच में हाथापाई होती है और इसी बीच में सैन्यू को एक बदमाश चाकू मार देता है और इसी के बाद जब ये तीनों बचकर भागने की कोशिश करते हैं इसी बीच में सैनजी उन बदमाशों के हाथों मारा जाता है और अब सिर्फ हुआर और सैन्यू बचते हैं। जब वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसको बदमाश रोकते हैं और
फिर से इसके पैर में एक चाकू मार देते हैं और फिर उसके उसी घाव से उसको तड़पाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। और इसी बीच में हुआर भी बेहोश हो जाती है जख्मी होके। अब सैन्यू यहाँ पर किसी तरह अपने आप को घसीट कर हुआर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो बेहोश हो जाता है और फिर वो अपने सपनों की दुनिया में आ जाता है। सपने में आने के बाद वो उसी जगह पर अपने को पाता है जो कि उसने कई बारी अपने सपनों में देखी थी। और वो आगे बढ़ते हुए एक तेज रोशनी से गुजरता है और यहाँ पर वो कुछ लम्हों को देखता है जो कि उसने ऑलरेडी जी रखे थे। जब वो आगे बढ़ता है तो उसके आगे एक शीशे से बनी दीवार आती है, जिसके उस तरफ उसको हुआर गिरी हुई दिखती है जो कि बेहोश होती है। यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया था जैसे कि वो सपनों की दुनिया में से असली दुनिया को देख पा रहा है और वो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करता है और वो उस दीवार को नहीं तोड़ पाता। और अचानक से वो उसी शैतान में बदल जाता है जो कि वो अक्सर अपने सपनों में देखा करता था। और फिर वो उस दीवार को तोड़ देता है और बाहर निकलते ही वो उन सारे गुंडों को अपनी गन से मार देता है। और जब वो सारे गुंडों को मार देता है और उसके लीडर को मारने जा रहा होता है, यानी कि चैन जी को, तो जब वो उसको गोली मारता है तो वो मरते मरते हुआर को भी गोली मार देता है। और फिर वही शैतान सैन्यू की बॉडी के पास भी आता है और उसको भी गोली मार देता है। इसी के बाद यानी कि सैन्यू के मरने के बाद ही जो भी चीज़ें वो अपने सपनों से लाया था वो सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, उन डीलरों के पास भी जिसके पास उसने बेचा था। और फिर वो जब जागता है तो वो अपने आप को उसी जगह पे पाता है जब वो स्टोर के बाहर बैठ के खाना खा रहा था और उसके सामने हुआर आ गई थी। यहाँ उसको पता लगता है कि वो जो भी देख रहा था या फिर उसने जो भी फील करा था वो सब बहुत बड़ा सपना था जो कि वो उस स्टोर के बाहर बैठकर देख रहा था। यहाँ पर हुआर जब सैन्यू को देखती है उसको वो पहचान लेती है कि उसने एक कॉन्सर्ट में उसको देखा था और वो उसको लेकर अपने कैफे में आ जाती है जहाँ पर वो उसको खाना भी खिलाती है क्योंकि उसको देख के उसको काफ़ी तरस आ गया था। और हुआर उसको बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी भी पढ़ी है जिसको अगर वो बेचना चाहे तो वो बहुत अच्छे प्राइस में बिक भी सकती है और तब तक वो उसके कैफे में उसके साथ काम कर सकता है। और इस चीज़ को सुनते ही सैन्यू काफ़ी टूट जाता है और रोने लगता है। और इसके ही कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि सैन्यू हुआर के कैफे में ही काम कर रहा है और वो दोबारा स्क्रिप्ट राइटिंग करने लग गया है और अपने दोस्त सैनजी से भी मिलता है। और यहाँ पर वो एक कहानी को बेचने में कामयाबी हो गया है और एक दिन वो उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है जो कि एक फूड स्टॉल खोल के बैठा था खाना ऑर्डर करने के लिए। और यहीं पर वो बूढ़ा आदमी उसको पैसों से भरा हुआ थैला देता है जो कि उसने ही उसको दिया था। और फिर वो बूढ़ा आदमी अपने पेट पर एक निशान दिखाता है, एक चोट का निशान, और वो उसको बोलता है कि उसके पास भी वही शक्तियाँ हैं जो कि सैन्यू के पास है, लेकिन उसने एक साधारण जीवन जीना ही सही समझा। और जब ये सब सैन्यू सुन रहा होता है तो उसी के पीछे वो सब दृश्य आने लग जाता है जो कि वो सपनों में दिखता था। इसके बाद सैन्यू सोचता है कि क्या वो अभी भी एक सपना दिख रहा है या फिर यही रियलिटी है। और एंड के सीन में वही सीन दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पर हुआर सैन्यू के पास आती है, लेकिन इस बार इस शॉट में उस शैतान को भी दिखाया जाता है, उस राक्षस को भी दिखाया जाता है जो कि उन दोनों पर नजर रख रहा है। और इसके बाद ये मूवी का एंड हो जाता है। तो क्या ये एक सपना था या फिर सैन्यू उस दुनिया में फंसा हुआ है, यानी कि सपनों की दुनिया में फंसा हुआ है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को दिया गया बैग अभी भी इसी दुनिया में है। और वो शैतान जो अक्सर दिखता था, क्या वो खुद ही सैन्यू था जो कि उसको बुरे काम करने से रोकता था, या फिर ये सपना एक लूप की तरह था जिसमें वो बार बार उसी जिंदगी को जीता रहता है। तो इसी के जरिए पता लगता है कि इस मूवी की काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं और आप अपनी तरीके से सोची अपनी कहानी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये कहानी और समझ आई होगी। और प्लीज़ इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।